वेलकम टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम इंडियाज पॉपुलेशन की बात करेंगे जो कि यूएन पॉपुलेशन रिपोर्ट में बताया गया है। और ये पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है पिछले वर्ष भी आया था 2022 में, जिसमें ये बताया गया था कि भारत का पॉपुलेशन चीन को 2023 में सरपास कर जाएगा। तो आइए आज की इस वीडियो में हम समझने का प्रयास करेंगे कि भारत का पॉपुलेशन चीन से कितना ज़्यादा हो गया है और टीएफआर क्या होता है, इसका महत्व क्या होता है और पॉपुलेशन बढ़ने या घटने से देश के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि भारत का पॉपुलेशन पिछले वर्ष के तुलना में 1.56% जो है सो ग्रोथ दर्ज किया है। वहीं जो अभी वर्तमान पॉपुलेशन भारत का जो हो गया है 142.86 करोड़ हो गया है। और अगर वर्किंग पॉपुलेशन की बात करें तो 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है जो कि 68% के आसपास है। और ये जो वर्किंग पॉपुलेशन है इसका एज ग्रुप क्या है, तो ये 15 वर्ष से 64 वर्ष के आयु के बीच का है। वहीं अगर हम स्पेसिफाइड होकर बात करें तो 254 मिलियन जो है सो कि 15 से 24 वर्ष के बीच के युवा है। अब हम देखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में भारत का पॉपुलेशन चीन के तुलना में कितना हो गया है। तो आज से 2-3 साल पहले अगर हम ये देखते तो इसमें लिखा होता कि इंडिया इज जस्ट बिहाइंड चीन, लेकिन अभी जब हम देख रहे हैं तो क्या लिखा है कि चीन इज जस्ट बिहाइंड इंडिया है। भारत से जो है सो चीन का पॉपुलेशन कम हो गया है। चीन का पॉपुलेशन अभी वर्तमान में 142.57 करोड़ है, जबकि भारत का पॉपुलेशन अभी वर्तमान में 142.86 करोड़ हो गया है। अब हम लेटेस्ट जो रिपोर्ट आया है उसकी अगर हम बात करें तो इसमें जो है सो कि टोटल फर्टिलिटी रेट की बात किया गया है, जो कि अभी भारत का एस्टिमेटेड 2.0 के आसपास है। टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है इसको आगे समझेंगे, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि भारतीयों का जो एवरेज एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ जो है वो मेल का है 71 ईयर, वहीं फीमेल का जो है वो 74 ईयर के आसपास है। उसके बाद अगर हम बात करें कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, तो टोटल फर्टिलिटी रेट का मतलब होता है कि एक स्वस्थ महिला के द्वारा पूरे जीवन काल में औसतन जितने बच्चे को जन्म दिया जाता है उसी को टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं। अगर हम बात 1950s के करें तो उस समय जो है चीन का टोटल फर्टिलिटी रेट 5.8 था, वहीं भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट था वो 5.7 था। टीएफआर जो है सो काफ़ी तेज़ी से गिरा 1992-93 के समय में, जो कि 3.4 था। वहीं जो है सो कि अभी वर्तमान 2019-21 की अगर हम बात करें तो भारत का टीएफआर यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है। और ये जो टीएफआर घटने का जो सबसे बड़ा कारण माना गया है तो वो इसलिए माना गया है कि मतलब रूरल एरिया में भी जो है सो कि आज की डेट में जागरूकता आ गया है और बच्चों के जो है सो जन्म दर में काफ़ी गिरावट देखने को मिला। हालांकि आज के डे अभी कुछ समय पहले जो है कुछ राज्य सरकारों के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कही जा रही थी, जिसमें उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में लाने की बात हो रही थी। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत को जो है वो पॉपुलेशन पॉलिसी का कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आगे के वीडियो में हम समझेंगे कि भारत को क्यों जो है सो पॉपुलेशन पॉलिसी की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों, पॉपुलेशन पॉलिसी तब लाया जाता है जब किसी देश का जो जनसंख्या हो अनियंत्रित तरीके से बढ़ने लग जाए, तो उस केस में लाया जाता है। लेकिन भारत का जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो 2 के बराबर है। हालांकि अगर कोई भी देश के जनसंख्या को एक समान निरंतर बनाए रखने के लिए टीएफआर 2.1 होना चाहिए। अगर टीएफआर 2.1 है तो उसका रिप्लेसमेंट जो लेवल है वो फर्टिलिटी का वो मेंटेन रहेगा, यानी कि जनसंख्या न घटेगा न बढ़ेगा। हालांकि 2.1 होने के पीछे कारण क्या है कि जब दो माता पिता को जब रिप्लेस करते हैं तो जो है वो टीएफआर 2 कहलाता है। हालांकि सारे बच्चे जो है वो बच नहीं पाते हैं, इस कारण से जो है सो टीएफआर को 2 से स्लाइटली ऊपर रखा जाता है और यही कारण है कि उसको 2.1 के आसपास माना जाता है। आगे के हम वीडियो में अब आज भी ये देखेंगे यूएनएफपीए के द्वारा, जिसको कि फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो है एक सर्वे कराया गया था, जिसका सैंपल साइज 7797 के आसपास था। और ये जो सर्वे है टोटल 8 देशों में कंडक्ट कराया गया था और देश का नाम था इंडिया, ब्राज़ील, इजिप्ट, फ्रांस, हंगरी, जापान, नाइजीरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इसमें पूछा गया था कि जो पॉपुलेशन इशू है उसके बारे में लोगों का क्या मानना है, यानी कि पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो उस बारे में लोगों का क्या मानना है। तो हम जो बात करेंगे वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे। इंडिया में जो है सो कि सैंपल साइज कितना था, तो सैंपल साइज 1007 के बराबर था। ठीक है, और इस सर्वे को कैसे करवाया गया था, तो ऑनलाइन करवाया गया था। अगर एनालिसिस की बात, इसमें जो है सो कि 63% जो इंडियन जो
जिसने सर्वे में भाग लिया था उनका टॉप कंसर्न जो था वो इकोनॉमिक इशू था। यानी कि अगर पॉपुलेशन निर्विवादित रूप से अगर बढ़ता है तो उस केस में जो है सो कि बहुत बड़ा जो है इकोनॉमिक क्राइसिस सामने आने वाला था। उसके बाद 46% इंडियन पॉपुलेशन का मानना था कि जो है इन्वायरमेंटल कंसर्न, और वहीं 30% लोगों का ये मानना था कि हेल्थ एंड ह्यूमन राइट से रिलेटेड जो है वो इशू सामने देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि डिसएडवांटेज ऑफ लार्ज पॉपुलेशन क्या होता है, कि अगर मान लीजिए कि किसी स्टेट या कंट्री का अगर पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है तो उस केस में जो है सो कि नुकसान क्या क्या देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहला नुकसान तो आपको एक्सप्लॉइटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि रिसोर्स तो उतना ही है और जनसंख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा, जिससे कि रिसोर्स का दोहन जो है सो तेज़ी से होने लगेगा। दूसरा, पर कैपिटा इनकम में गिरावट देखने को मिलेगा, कमाई उतना ही है लेकिन जनसंख्या बढ़ जाने के कारण प्रति व्यक्ति आय में जो है सो खासा गिरावट देखने को मिलेगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में भी जो है सो गिरावट देखने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड अदर्स की अगर हम बात करें तो पर्यावरण को भी जो है सो काफ़ी क्षति पहुंचेगा। उसके बाद अनप्रोडक्टिव कंज्यूमर्स जो है वो काफ़ी बढ़ जाएंगे, यानी उगाने वाले की कमी हो जाएगी और खपत करने वाले का संख्या काफ़ी बढ़ जाएगा। उसके बाद अगर बात किया जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट में खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा, यानी कि जॉब क्राइसिस क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ रिपोर्ट और कुछ फैक्ट्स के अनुसार, तो कुछ रिपोर्ट के अनुसार जो है सो मानना ये है कि 2030 तक भारत का कुल जनसंख्या जो है 150 करोड़ के आसपास होगा। वहीं जो है सो कि 2050 तक जो है सो कि भारत का कुल जनसंख्या 200 करोड़ के आसपास हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि भारत का जो जनसंख्या इस गति से बढ़ता है तो उससे क्या समस्या देखने को आएगा। तो उसमें जो है सो कि सबसे पहला तो जो है इंडिया का रिसोर्स है उसके ऊपर काफ़ी भार बढ़ जाएगा। दूसरा, इन्वायरमेंटल कंट्रीब्यूशन एंड डिग्रेडेशन हो जाएगा, मतलब जो इन्वायरमेंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी जो है सो कि नुकसान में चला जाएगा। पॉवर्टी और सोशल अनरेस्ट यानी कि अराजकता की स्थिति बन जाएगी। उसके बाद अब देखिए, हमने नेगेटिव का तो बात कर लिया कि डिसएडवांटेज क्या क्या है, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने का एडवांटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि नेशन जो है स्ट्रांग हो जाता है ऑल स्फेयर्स में, यानी कि हर तरफ से जो है देश वो मजबूत हो जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो डेवलपमेंट एंड प्रॉस्परस नेशन की बात होती है, ठीक है, मतलब कि देश का विकास होता है और जो सो समृद्धि बढ़ता है। इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भारत का अप्रॉक्स 35 मिलियन यानी कि 35 मिलियन जो सदस्य है देश का, वो बाहर विदेशों में रहता है और विदेश में रह करके वहाँ कमा करके और फिर भारत में जो है सो कि उस पैसे को भेजता है, उसी को रेमिटेंसेज कहा जाता है। हालांकि 2022 में सबसे अधिक रेमिटेंसेज प्राप्त करने वाला देश भारत था और उसका वैल्यू कितना था, $100 बिलियन था। तो ये जो है सो कि बाहर, मतलब जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ही तो लोग बाहर रहा ना, तो ये जो है उसका एकदम प्रत्यक्ष जो है उदाहरण है। उसके बाद अगर हम बात करें, ज़्यादा लोग होते हैं तो जो है क्वालिटी प्रोडक्ट के निर्माण में भी जो है सहायक होता है और फिर देश जो है सो कि ग्लोबली कम्पीट कर पाता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या यूएनएससी में परमानेंट सीट मिल सकता है पॉपुलेशन बढ़ने के कारण, तो सबसे बड़ा चीज़ है कि ये बहुत बड़ा एक ग्राउंड तैयार हो गया है भारत के लिए कि जो देश दुनिया का सबसे अधिक पॉपुलेशन रखता है उसके पास यूएनएससी में परमानेंट सीट नहीं है। हालांकि बात करें कि भारत हमेशा से ही जो है सो कि यूएन रिफॉर्म की बात करता है और वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा जो है यूएन रिफॉर्म को सपोर्ट भी किया जाता है। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं जो कि भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट देने के पक्षधर नहीं है। उसमें सबसे पहला जो देश निकल के आता है वो चाइना है। उसके बाद अब आप एक डाटा देख सकते हैं, डाटा के अनुसार जो है सो कि 1951 से 71 और 71 से 91 और 91 से 2011 ये सेंसस का डाटा है। इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल फर्टिलिटी रेट किस प्रकार से अंतर आया है कि बिहार का जो है सो कि 1951 से 71 तक 1.90 था, वहीं जो है सो 2.10 फर्टिलिटी रेट हो गया 71 से 91 तक, और वहीं 91 से 2011 में यह फर्टिलिटी रेट 2.40 हो गया है, जो कि औसत से काफ़ी ज़्यादा है। और ये क्यों बढ़ता है फर्टिलिटी रेट, क्योंकि चाइल्ड मोर्टेलिटी के ऊपर काफ़ी असर पड़ा है और बच्चों का जो है सो कि कम आयु, अल्प आयु में जो है सो मृत्यु नहीं होता है और हेल्थ फैसिलिटी में भी जो है सो काफ़ी विकास देखने को मिला है, जिसकी वजह से ये फर्टिलिटी रेट बेहतर हुआ है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपसे उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।